अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा 6 लेक्चर आई थिंक सो 6 ही बन रहा है। तो पीएच एंड लाइमिंग, ठीक है। तो सॉइल, अब इसको देखें, इसमें फर्स्ट पे लिखा हुआ है सॉइल्स आर यूनिक फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। और ये बात हमें पता है कि सॉइल जो है वो इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट है, ठीक है। और वो उसका फिक्स होता है, एरिया पर, इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करते हैं कि उस एरिया में किस टाइप की सॉइल होती है, ठीक है। हर जगह सेम नहीं होती, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट द सॉइल में ऑल्सो मैनेज्ड इन्वायरमेंट्स एंड आर मैनेज्ड बाय। अब हम सॉइल को कैसे मैनेज कर सकते हैं? एक क्रॉप सिलेक्शन, एक फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिस मतलब अमेंडमेंट्स हम अप्लाई करके, और दूसरा टिलेज ऑपरेशन के ज़रिए। इन टर्म ऑफ सॉइल अमेंडमेंट्स देन इट इज़ क्रिटिकल टू बी एबल टू कैलकुलेट हाउ मच ऑफ एन अमेंडमेंट टू बी ऐड। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर हम कोई अमेंडमेंट ऐड कर रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी अमेंडमेंट उसमें ऐड करें। मतलब हम अगर कोई फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं तो हम कितनी अप्लाई कर रहे हैं, ताकि हमारा जो प्लांट है या जो भी क्रॉप है वो सही से ग्रो हो। अगर हम अमाउंट फर्टिलाइज़र की एक्स्ट्रा अप्लाई कर देते हैं तो भी क्रॉप प्रोडक्शन यील्ड सही नहीं आती। और अगर कम क्वांटिटी में अप्लाई कर रहे हो और वहाँ की सॉइल इतनी फर्टाइल ना हो नेचुरली, मतलब बार बार क्रॉप सॉइंग की वजह से, तो भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, ठीक है। दिस इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ मैनेजिंग पीएच बाय लाइमिंग। अब पीएच जो है काफ़ी जगहों की लाइमिंग के ज़रिए हम कम करते हैं, ठीक है। तो होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पीएच काफ़ी जगह एसिडिक हो जाती है, सॉइल एसिडिक हो जाती है, ठीक है। तो उस पर हम लाइमिंग का प्रोसेस अप्लाई करते हैं, विच इज़ द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो हम इसमें देखेंगे कि लाइमिंग होती क्या है। सबसे पहले हमें पीएच के बारे में पता होना चाहिए कि सॉइल पीएच क्या होती है। पीएच जो होती है, पीएच, सिर्फ पीएच जो होती है, इसको देखें तो पीएच होती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन। अब हम सॉइल की पीएच देख रहे हैं तो इसको देखें, यहाँ पर सेम वही लिखा हुआ है, इट बियर्स रिपीटिंग दैट एच पी एच इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम। ये इन्होंने लिख भी दिया है बेस 10। डैट मीन्स कि हम नेचुरल लॉगरिथम देख रहे हैं, सॉरी नेचुरल नहीं, हम कॉमन लॉगरिथम देख रहे हैं, ना कि नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 यूज़ होती है और नेचुरल लॉगरिथम में बेस ई यूज़ होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोनियम आयन एक्टिविटी। हाइड्रोनियम आयन एक्टिविटी एच पॉजिटिव आयन एक्टिविटी एक है, which is very nearly the same as the H3O positive concentration in water, are more likely see the hydronium ion represent, ठीक है। H3O positive हम वाटर में अगर देख लें तो उन्होंने कहा कि ये हाइड्रोनियम आयन को ही रिप्रेजेंट करता है। अब सॉइल जो है उसकी पीएच जो होती है ना, वो एक्चुअल में होती है 0 से 14 तक होती है, ठीक है। तो ये अब जो 7 होती है वो न्यूट्रल पीएच होती है। सॉइल विद द पीएच ऑफ 7 इज़ कंसिडर्ड न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होगी। लेकिन अगर पीएच 7 से कम होगी, मतलब 7 से नीचे की तरफ को आ जाए, 5, 3, 2, ठीक है, तो ये हमारे पास एसिडिक होगी सॉइल। और अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो सॉइल बेसिक या अल्कलाइन, ठीक है, एक ही बात होती है, तो वो हमारे पास बेसिक सॉइल होगी। अब देखें, हमें ये पता है कि जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है, ठीक है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन वो एसिड में ज़्यादा होती है। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन अगर एसिड में ज़्यादा हो रही है तो एसिडिक सॉइल की पीएच क्या है, वो कम है, मतलब 7 से कम है। न्यूट्रल से हम देखते होते हैं ना, 7 न्यूट्रल है तो उससे देखें कम है। तो यहाँ पर इन्होंने वही लिखा है, द पीएच डिक्लाइन व्हेन द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन डिक्लाइन, का मतलब यही है कि वो एसिडिक की तरफ जाएगी जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। और इससे ऑपोजिट क्या होगा, जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो सॉइल बेसिक होती जाएगी और 7 से वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, जैसे 10 हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब अगर उन्होंने हमें यहाँ पर कहा है व्हाट इज़ द H पॉजिटिव व्हेन द पीएच इज़ 4। अब उन्होंने कहा कि अगर पीएच 4 है तो आपने H पॉजिटिव की वैल्यू बतानी है। हमने देखा है, हमने फार्मूला देखा है कि पीएच जो होता है वो नेगेटिव लॉगरिथम होता है। जी ठीक है, जो पीएच होता है वो नेगेटिव लॉगरिथम होता है एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन का, ठीक है। तो अब हमने नेचुरल लॉगरिथम देख रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने हमें पीएच दे दिया और उन्होंने कहा एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करें। पीएच 4 है तो इसका मतलब जो एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होगा वो 10 की पावर -4 होगा। इसी तरह वो हमें एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन देकर पीएच फाइंड आउट करने का कह सकते थे, तो हमने उसमें नेगेटिव लॉग ले लेना था। ये जो 10 की पावर -4 आया है ना, ये एक होता है कि अगर हमारे पास एक तरफ वैल्यू है ना, जैसे पी एच लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरी तरफ नेगेटिव लॉग है और साथ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पीएच का भी तो यही मतलब है ना कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, तो नेगेटिव
पी की जगह हम नेगेटिव लॉग लिख देते हैं और एच पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन ऐसे ही रहने देते हैं। नेगेटिव लॉग इसकी बेस 10 है, तो जब लॉग 10 जिसकी बेस में 10 हो, जब इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं ना, जहाँ पर ये इन्होंने हमें pH 4 दिया हुआ है, 4 इज़ इक्वल, पहले हम लिखेंगे 4 इज़ इक्वल नेगेटिव लॉग, आगे एच पॉजिटिव कंसनट्रेशन। अब ये जो नेगेटिव लॉग 10 है, जब ये उस तरफ जाएगा ना, तो ये 10 की पावर 10 जो है वो कैपिटल लेटर बन जाता होता है जो बेस में होता है लॉग की, ठीक है, और वो दूसरी वैल्यू जो वहाँ पर होती है वो पावर में चली जाती है, और ये नेगेटिव था इसलिए पावर के साथ नेगेटिव लग गया। आप इतना कॉम्प्लेक्स ना देखें, ये सारा मैथ में होता है, तो हमारा इसमें इतना कंसर्न नहीं है। वैसे इसको ऐसे देखें कि अगर pH गिवन है तो H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन गिवन कितनी होगी, वो 10 की पावर उतनी हो जाएगी जितनी उन्होंने हमें pH दी हुई है। अब ये राइट साइड पर टेबल देखेंगे, इन्होंने बताया हुआ है कि कितनी pH पर कितनी H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन होगी और वो सॉइल किस तरह की होगी, ठीक है, उसकी नेचर कैसी होगी। अब 7 को सबसे पहले देखें, 7 पे न्यूट्रल है। अब जैसे ही हम 7 से pH कम करते जाएंगे, इसका मतलब हम एसिडिक सॉइल की तरफ को मूव कर रहे हैं। 6 पर आएँ तो स्लाइटली एसिडिक, इसी तरह और कम करते जाएं तो वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक हो जाएगी। जितनी कम pH होगी उतनी ज़्यादा सॉइल एसिडिक होगी। यहाँ पर भी देखें यही लिखा हुआ है, अगर 3 pH है तो वो उसकी H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन कितनी होगी, 10 की पावर -3 होगी, ठीक है। अब इसी तरह 7 से नीचे की तरफ को देखें तो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 8, 9, 10। अब जब हम 7 से वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब हम बेसिक सॉइल की तरफ को मूव कर रहे हैं। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी सॉइल की बेसिक नेचर भी बढ़ती जाएगी। अब है लाइमिंग। लाइमिंग का क्या मतलब है? लाइमिंग का मतलब है कि अगर एसिडिक सॉइल है तो हम उसकी पीएच को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको बेसिक कर रहे हैं लाइमिंग के ज़रिए। अब ये होती कैसे है? ऑल दो एडिंग लाइम स्टोन CaCO3 और द लाइम सिंपल CaO इज़ नॉट द ओनली वे टू अकम्प्लिश दिस, ठीक है। लाइमिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ लाइम स्टोन या लाइम को ही यूज़ करें, हम डिफरेंट मेथड डिफरेंट केमिकल से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क आ जाएगा। जितना अगर हम CaCO3 अप्लाई कर रहे हैं लाइम स्टोन, तो ज़रूरी तो नहीं है कि जब हम दूसरा कोई केमिकल लें, दूसरी अमेंडमेंट अप्लाई करें, तो वो भी उतनी ही अमाउंट में हो जितनी हम लाइमस्टोन कर रहे थे। क्या पता हमें वो ज़्यादा करनी पड़ती हो। अब ये नीचे देखें, यहाँ पर उन्होंने ये भी दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट, फॉर एग्जांपल 1 टन ऑफ हाइड्रेटेड लाइम हैज़ द इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.4 टन ऑफ कैल्सिटेट लाइमस्टोन। जितना 1 टन हमारे पास लाइम सॉइल को न्यूट्रलाइज करता है ना, मतलब बेसिक से न्यूट्रल की तरफ लेकर आते हैं, उतनी ही 1.4 टन कैल्सिटेट लाइमस्टोन लेकर आती है। अब अमाउंट में फ़र्क आ गया ना। अगर हम लाइम यूज़ कर रहे थे तो हम 1 टन यूज़ कर रहे थे सेम न्यूट्रलाइजिंग के लिए, और उतने ही न्यूट्रलाइजिंग तक पॉइंट तक आने के लिए हमें, अगर हम कैल्सिटेट लाइमस्टोन यूज़ करेंगे तो वो 1.4 टन यूज़ करना पड़ेगा। आगे से यहाँ पर ना इसके फार्मूला और को डिफ़ाइन किया हुआ है और उसकी वैल्यूज़ हैं, तो ये ज़रा ध्यान से। इफेक्टिवनेस ऑफ लाइमिंग मटेरियल इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स इफेक्टिव कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस। अब इफेक्टिव कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस को ECC से भी डिनोट करते हैं। अब ये है क्या इफेक्टिवनेस ऑफ लाइमिंग मटेरियल? ये थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, दिस इज़ रियली अ कम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर। दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये होती क्या है? द इफेक्टिवनेस ऑफ अ मटेरियल, कि कोई मटेरियल कितना इफेक्टिव है, ठीक है, मतलब हाउ फाइन इज़ इट, एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस हमें क्या शो करती है? हमें ये शो करती है कि कितनी प्योर हमारे पास मटेरियल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, द स्मॉलर द, ये फोर्थ पॉइंट है, द स्मॉलर द साइज ऑफ द लाइमिंग मटेरियल द मोर रिएक्टिव इट इज़। जितना जो लाइमिंग मटेरियल है उसका साइज़ कम होगा, उतनी ही उसकी रिएक्टिवनेस ज़्यादा होगी। फाइननेस हमने ऊपर देखा कि हम इफेक्टिवनेस ऑफ अ मटेरियल हमें ये भी शो करते हैं कि वो कितना फाइन है। अब हम फाइननेस कैसे चेक करते हैं? फाइननेस मेजर बाय द एबिलिटी टू पास थ्रू मैशेस ऑफ डिफरेंट साइज, द लार्जर द मैश साइज द फाइनर द पार्टिकल। अब ये मैश साइज क्या है? ये होता है पोर्स पर स्क्वायर इंच। एक स्क्वायर इंच में कितने पोर्स हैं उसको हम मैश बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये फाइननेस क्या है? ये एबिलिटी है कि मैश में से कितने पोर्स गुजरते हैं। अब जितने लार्जर द मैश साइज बड़ा होगा तो फाइन द पार्टिकल, मतलब उसमें से पार्टिकल इजीली पास आउट हो जाएंगे, तो इसका मतलब कि वो मोर रिएक्टिव है। एनीथिंग unable to pass through a 10 mass sieve is chemically inert for the purpose of liming material। अगर 10 mass sieve मतलब उसका साइज़ इतना है तो उसमें से कोई केमिकल पास आउट ना हो सके, इसका मतलब वो फाइन नहीं है पार्टिकल, क्योंकि वो इसमें से पास आउट नहीं हुआ, और अगर वो फाइन नहीं है तो वो हमारे पास लाइमिंग के लिए यूज़ भी नहीं हो सकता। पर्टिकुलरली लाइमस्टोन आर यूजुअली नॉट कम्प्लीटली प्योर बट कंटेनिंग मटेरियल दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी।
क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ अक्सर मिक्स होता है लाइमस्टोन में, कोई ना कोई अगर केमिकल मिक्स हो गया या कोई फर्दर कोई और मटेरियल मिक्स हो गया तो ये इसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जो मैश में से पास आउट नहीं करेंगे, इसका मतलब ये पूरी तरह से प्योर नहीं होगा, ठीक है। द CCE ऑफ अ गिवन लाइमिंग मटेरियल इज एडजस्ट टू रिफ्लेक्ट इट्स प्योरिटी। CCE हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट इक्विलेंस, ठीक है। लाइमिंग मटेरियल की जितनी कैल्शियम कार्बोनेट इक्विलेंस होती है वो हमें उसकी प्योरिटी को शो करती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है फॉर कैलकुलेटिंग लाइमस्टोन। अब ये क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ सॉइल पीएच टू बी रेस्ड, हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी पीएच बढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरा हमें फील्ड साइज़ पता होना चाहिए और तीसरा पॉइंट हमें टेक्सचर ऑफ द सॉइल पता होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्सचर ऑफ द सॉइल, क्योंकि सॉइल सैंड हो सकती है, लोम हो सकती है, क्ले, सिल, ठीक है, उसकी मतलब डिफरेंट टेक्सचर हो सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम टू यूज़ टू रेज़ 1 pH, ठीक है। अगर हमने 1 pH रेज़ करनी है तो हमारे पास इतनी सैंड की अमाउंट होनी चाहिए 125 ग्राम मीटर स्क्वायर, ये लोम और क्ले, ठीक है, ये फिक्स उन्होंने लिखी हुई है। उसके बाद ये टेबल है, इस टेबल ये ज़ुबानी आना चाहिए न्यूमेरिकल करने के लिए। अब इसमें पहले लेफ़्ट साइड पर देखें, ये हमें यहाँ पर CCE दी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विलेंस की रेंज दी हुई है डिफरेंट लाइम्स मटेरियल के लिए। सबसे पहले कैल्सिटेट लाइमस्टोन है, इसका फार्मूला लिखा हुआ है और इसकी रेंज जो है वो 80 से 100 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद डोलोमाइट लाइमस्टोन, क्विक लाइम, हाइड्रेटेड लाइम, वुडाइट, इनकी फर्दर दी हुई हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। राइट साइड पे देखें मैश साइज़ और उसकी रिलेटिव लाइमिंग इफेक्टिवनेस दी हुई है उन्होंने। मैश साइज़ सबसे पहले ये देखें, नीचे मैश साइज़ की डेफिनेशन भी लिखी हुई है जो मैंने अभी पीछे बताई भी थी कि नंबर ऑफ़ होल्स पर स्क्वायर इंच, एक स्क्वायर इंच में कितने होल्स हैं, ये मैश साइज़ होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अगर 50 से ज़्यादा होगा तो उसकी इफेक्टिवनेस 100 होगी, 100%। अगर 10 से 50 के दरमियान है तो 50%। अगर 10 से कम है तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़ीरो होगी। और ये बात पीछे भी लिखी हुई थी कि अगर 10 मैश साइज़ में से वो पास आउट ना कर सके, इसका मतलब कि वो मटेरियल लाइमिंग के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी लाइमिंग इफ़ेक्टिवनेस ज़ीरो होती है। अब इसका ये क्वेश्चन देखें, उन्होंने यहाँ पर पूछा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट इज़ द कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट CCE ऑफ डोलोमाइट लाइमस्टोन दैट इज़ ओनली 85% प्योर। अब यहाँ पर उन्होंने हमें डोलोमाइट लाइमस्टोन, ये पीछे एक दफ़ा बैक स्लाइड पर जाएँ, ये अब देखें यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर डोलोमाइट लाइमस्टोन की उन्होंने हमें रेंज दी हुई है कि 110 रेंज है। हम क्या करेंगे, ये जो इन्होंने हमें दिया हुआ है परसेंटेज 85, इसकी परसेंट ख़त्म करेंगे, मतलब इसको 100 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास 0.08 बनती है अमाउंट। इसको 110 से मल्टीप्लाई कर दें जो टेबल में दी हुई है तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि इसकी कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस कितनी है अगर इतना प्योर हो हमारे पास मटीरियल। यहाँ पर इन्होंने इफेक्टिवनेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस फाइंड आउट करने का नीचे फार्मूला दिया हुआ है ECCE, ठीक है, ECCE इफेक्टिवनेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको करते हैं जितने परसेंट हमारे पास CCE होगी, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस होगी, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, परसेंट ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, यहाँ पर यही आएगा 0.5, ठीक है। और उसके बाद दोनों मैश साइज़ वो परसेंटेज जो 10 लेस दैन 10 मैश साइज़ से पास कर रहा है और परसेंटेज लेस दैन 50 मैश साइज़, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब इससे आगे क्वेश्चन होगा, ठीक है। अ सप्लाई ऑफ कैल्सिटेट लाइमस्टोन इज़ परचेज दैट इज़ 75% प्योर। अच्छा, हमने देखा था कि जो लाइमिंग वाले स्लाइड में हमने देखा था कि जो CCE है ना वो हमें ये बताता है हाउ प्योर इट इज़, कि ये मटेरियल कितना प्योर है। अब यहाँ पर उन्होंने हमें कैल्सिटेट लाइमस्टोन की बता दिया कि ये 75% प्योर है, तो इसका मतलब हम CCE इसको लेंगे। 95% ऑफ द मटेरियल पासिस थ्रू 10 मैश, ये उन्होंने बता दिया कि 10 मैश में से इतना मटेरियल पास करेगा और ओनली 75% पासिस थ्रू 50 मैश, 50 मैश का भी उन्होंने बता दिया। ECCE हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है तो सारी वैल्यूज़ गिवन है, जस्ट फार्मूला में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 75 हमारे पास CCE है, इसकी परसेंटेज ख़त्म करें, 100 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 0.5 से और दोनों मैश साइज़ के जितनी परसेंट्स हैं उनको ऐड अप कर लें, ठीक है। फार्मूले में वैल्यू पुट करें, इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा। ओके, देन है इफ़ द लाइमिंग रिकमेंडेशन कॉल्ड फॉर द 3 टन ऑफ कैल्सिटेट लाइमस्टोन, ठीक है। अब ये उन्होंने हमें इसका एक तरह से रेट बता दिया है बेस्ड ऑन द ECC फॉर एग्जांपल 2 हाउ मच शुड बी एडिड। तो अब ये उन्होंने हमें पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड दिया है ये वाला। अब इसमें हमने देख लिया एक दफ़ा ये ECCE फाइंड आउट किया, ये 63.8% है, ठीक है। अब अगर हम रेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका ये फार्मूला लिखा हुआ है, जितना हमें रेट चाहिए होगा डिज़ायर्ड रेट, उन्होंने मतलब रिकमेंडेशन कितनी दी हुई है हमें 3 टन दी हुई है, वो आ जाएगा
CCE ऑफ लाइमिंग मटेरियल कितनी होती है, ये हम उससे देखेंगे टेबल से। और उसके बाद है, हाँ नीचे है ECCE ऑफ मटेरियल अप्लाइड, जो हमने मटेरियल अप्लाई किया उसकी ECCE कितनी है। ECCE हमने पीछे अभी एग्जांपल में फाइंड आउट की है 63.8, और ये कैल्सिटेट लाइमस्टोन की हम वैल्यू देखेंगे CCE, वो वहाँ टेबल में है। ठीक है, टेबल से आपको टेबल सुबानी याद करना पड़ेगा इनको सॉल्व करने के लिए। तो आप यहाँ वैल्यूज़ पुट करें तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल लाइम रेट हमारा कितना होना चाहिए, 4.7 टन पर एकड़ होना चाहिए, और रिकमेंडेशन हमें कितनी थी, 3 टन की थी। ये इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आप ट्राई करिएगा सॉल्व करने के, अदरवाइज़ इंशाल्लाह इसके आपको सॉल्व मिल जाएगी वीडियो। ये लाइमिंग के क्वेश्चन हैं। एंड हियर वी कंप्लीटेड आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। एंड सब्सक्राइब कर लें, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।